Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 मार्च 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल के आंसर कीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, दुनिया का एक सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, यूक्रेन ने उसको अलग ही नाम दे रखा है। वो नाम क्या है? तो वो नाम है मिरिया या फिर ड्रीम उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। किसके थ्रू? एक तो बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरी कौन सी बॉडी है? तो दूसरी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आईपीसीसी है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि देखो एक कोर्ट है जिसको हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर साल हम लोग वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी तारीख को? तो 27 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रही है, रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है और बहुत सारे भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पे हम लोग वापस से इंडिया लेकर आ रहे हैं एक ऑपरेशन के अंडर में। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ईसीजीसी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कल से मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड कर दी है। हम लोग काफ़ी सारे आर्टिकल जो मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो होते हैं, बट कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। कल भी मैंने वो आर्टिकल्स ऐड किए थे और आज भी वीडियो के लास्ट में वो शॉर्ट न्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहला आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आप रिलेट कर सकते हो, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि यहां पे हम लोग इसको लेकर काफी कुछ डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, तो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, आपको पता है, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करने वाले, वो ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में भारत के पास जो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनकी डिलीवरी के अंदर कितना ज्यादा लेट होता हुआ नजर आएगा, मतलब भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है कि इंडिया को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे रशिया यूक्रेन के बीच का क्राइसिस बढ़ेगा, इंडिया के पास यहां पर चांसेस कम हो जाएंगे कि जो हमने डिफेंस डील कर रखी है इन कंट्रीज के साथ में वो डील पूरी हो पाए और ये लोग हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो हम लोग को दे पाए। तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर। और साथ ही साथ क्या है, एक डर यूएस की तरफ से भी है। हम लोग यहां पर अब रशिया से अगर डील करते हैं, आपको पता होगा कि रशिया जो है एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसके ऊपर दुनिया भर की कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया आज के टाइम पर, स्विफ्ट से भी इसको बाहर निकाल दिया है। तो अब अगर हम लोग यहां पर रशिया से कोई व्यापार करते हैं तो यूएस पक्का काट सके सैंक्शन लगाएगा, तो इसका भी यहां पर एक डर बैठा हुआ है। ये सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। तो न्यूज़ क्या है, तो आपको पता चल गया कि भारत को प्रॉब्लम होने वाली है अपने पास डिफेंस इक्विपमेंट्स को लाने में, क्योंकि प्रॉपर डिफेंस सप्लाई हो नहीं पाएगी जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता रहेगा दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है रशिया यूक्रेन के अंदर में, तो आप यहां पर बस खाली अब सुनते चलना। जो रशिया है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है, मतलब जो हथियार है उसका एक्सपोर्टर के तौर पर सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के कैटेगरी में आता है, और यूएस आता है फर्स्ट पर। तो यूएस यहां पर आप देख पाओगे
दुनिया में सबसे ज़्यादा ये हथियार बेचता है। उसके बाद रशिया एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार को बेचता है। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के बारे में। अगर हम लोग कुछ 5 साल का पीरियड देखें 2016 से लेकर 2020 के बीच का, तो जो अमेरिकन शेयर था, अमेरिका ने कितने हथियारों का व्यापार किया है, तो लगभग 37% के आसपास का है। और रशिया ने यहाँ पर 20% के आसपास का व्यापार किया है। और ये कोई डेटा हवा में डेटा नहीं लिया गया है, ये सिप्री ने खुद डेटा पब्लिश किया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पर इस प्रकार का डेटा पब्लिश करती रहती है कि दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हथियारों के व्यापार में कितना ज़्यादा आगे ग्रो कर रही हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं भारत की, तो भारत एक डिफेंस कोऑपरेशन पार्टनर देखने को मिलेगा रशिया के साथ और साथ ही साथ यूक्रेन के साथ भी। तो आपने देखा कि रशिया सबसे ज्यादा हथियारों का व्यापार करता है, बहुत सारे हथियार दुनिया भर में देशों को बेचता है। तो इंडिया भी उसमें से एक कंट्री है जो कि रशिया से इस प्रकार से वेपन्स खरीदता है। और आपको पता होगा S-400 डील हमारी चली रही है। बाकी और बहुत सारे हथियार हैं जो कि भारत रशिया से खरीद चुका है, हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए, हमारी नेवी के लिए, ठीक है, हमारी आर्मी के लिए। सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ वेपन्स देखने को मिलेंगे जो कि रशियन ऑरिजिन है। और ना केवल रशिया ही, हमने यूक्रेन के साथ भी काफी सारा व्यापार किया है, खासकर डिफेंस पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। अब एग्जैक्टली बात करें इंडिया रशिया के जो डिफेंस रिलेशन है वो कैसे हैं और कहां पर स्टैंड करते हैं, तो पहला पॉइंट नोट डाउन करना कि जो इंडिया है, हमने आजादी के बाद बहुत सारी कंट्री से वेपन को खरीदा। हम लोग एक तरीके से डिपेंडेंट हो चुके थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, और भी वेस्टर्न नेशंस थे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे, इनसे हम लोग हथियार खरीद रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही, 1970 के बाद से इंडिया ने यहां पर क्या किया, इंडिया ने यूएसएसआर से जो वेपन्स है उसको इंपोर्ट करना चालू किया, क्योंकि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर टूटा था 1991 में, आपको पता ही है। तो हमने पहले तो जब देश आज़ाद हुआ था तब तो हम लोग वेस्टर्न नेशन से ये हथियार को खरीदते थे, लेकिन 1970 के बाद से भारत यूएसएसआर से काफ़ी सारे हथियार खरीदने लगा। फिर उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा खरीदने लगे कि इधर की साइड हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हो गए, और रशिया ने हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स दिए। और खास बात मैं बताऊं कि इतने खतरनाक वेपन्स रशिया ने हम लोग को प्रोवाइड करवाए जो कि यूएस ने हम लोग को अभी तक नहीं दिए हैं। तो रशिया की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट वेपन्स हम लोग को ये प्रोवाइड करवा चुका है। बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, गन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें यहां पर रशिया हम लोग को दे चुका है। हम लोग रशिया से इसको परचेज कर चुके हैं। ऑब्वियसली हमने पैसा दिया है इसके रिगार्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रशिया के लिए भारत एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है और भारत के लिए रशिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सिंपल सी बात है, रशिया हम लोग को देख रहा है कैसा, एज अ इंपोर्टर, कि रशिया चाहता है कि हमारे जो वेपन्स है वो और ज़्यादा खरीदे भारत, और यहाँ पर इंडिया देख रहा है रशिया को एज अ एक्सपोर्टर। रशिया से हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे हथियार खरीद भी रहे हैं। अब बात आती है 2000 से लेकर 2020 के बीच की। जो रशिया है इसका अगर आप लोग इंडियन आर्म्स वो देखने को मिलेगा कि भारत ने कितने ज़्यादा वेपन्स को इंपोर्ट किया है, तो रशिया के थ्रू लगभग 66.5% का जो इंडियन आर्म्स इंपोर्ट है वो देखने को मिला है। स्पेशली हम लोगों ने फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, ये सारी चीज़ें परचेज करी हैं रशिया से। उसके बाद काफ़ी सारी डील अभी कंटिन्यूस चल भी रही हैं। आपको पता होगा काफ़ी सारी डील वर्किंग में है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रशिया और यूएस, और ये बोला गया कि भारत ने रशिया यूएस से क्या क्या डील कर चुका है। यहां पर आप देख पाओगे ये सारी डील हमारी हो चुकी हैं और ये सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जब आप लोग रशिया को देखोगे तो यहां पर हम लोग अभी एक न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन को लीज पर लेने वाले हैं। हमारे पास 5 S-400 सिस्टम आने वाले हैं जिसको हम लोग लेकर डील कर चुके हैं $5.5 बिलियन की। उसके बाद स्टील फ्रिगेट हमारे पास आएंगे। उसके बाद अभी रशिया हम लोगों के साथ कुछ यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर वेपन्स बनाए जाएंगे और भी बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर आपको पता ही होगा हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी रशियन ओरिजिन का है। तो ये तो सारे हुए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले टाइम पर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। बाकी ये सारे जो आप देख पा रहे हो ये सब हम लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं रशिया से, ठीक है। यहाँ पर यूएस के बारे में चर्चा की गई है, बट अभी हम लोग रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो रशिया के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग देखें तो रशिया एक मेन एक्सपोर्टर है, अगेन हमने देख लिया। जब हम लोग बात करें कि भारत को एयरक्राफ्ट के मामले में क्या क्या दिया, जो सुखोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, मिग के जो जेट्स हैं वो सब रशियन ओरिजिन है। उसके बाद इंडिया का जो ये मिसाइल प्रोग्राम है ये हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया रशिया की मदद से। सोवियत, जब उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, तो उसकी मदद से हम लोगों ने मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया। और आज बात यहां तक नहीं रह गई, आज बात यह है कि रशिया इंडिया दोनों मिलकर यहां पर वेपन्स को बना रहे हैं, हथियार को बना रहे हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल का।
ब्रह्मोस मिसाइल का मैंने पिक्चर लगा रखा है, आप देख पाओगे। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसे भारत और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये S-400 सिस्टम है, ये रशियन सिस्टम है, इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं, अभी हमारे पास सिस्टम आएंगे, ठीक है, जो इसके बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद जब आप लोग आर्मी के पास देखोगे, तो मैंने आपको बताया हमारी एयरफोर्स के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। आर्मी के पास जो मेन बैटल टैंक है, जो टैंकर हैं, उसमें से एक है T-72M1, ठीक है, उसके बाद है T-90S। इसके अंदर आप देख पाओगे 66% रशियन ओरिजिन है, रशिया की तरफ से यहां पर इसमें लागत लगी है, और 30% अगेन यहां पर रशिया की तरफ से यहां पर सपोर्ट मिला है। तो आप देख पाओगे कहीं ना कहीं यहां पर जो टैंकर्स हैं इनमें भी यहां पर रशिया का काफी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास 667 प्लेन फाइटर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे प्लेन्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, MiG-21S, और भी बहुत सारे आपको Su-30 देखने को मिलेगा। कितना कितना परसेंट यहां पर रशिया ने अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन सभी एयरफोर्स के वेपन्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर, वो यहां पर चीजें मेंशन करी गई हैं जो ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता है नहीं। बट यहां पर आप ये देखकर ये समझ रहे हो कि वाकई में इन दोनों के जो डिफेंस रिलेशंस है वो कितने ज्यादा तगड़े देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ ना। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डील्स और एग्रीमेंट्स के बारे में। तो इंडिया ने अभी $5 बिलियन की डील कर ली है, S-400 सिस्टम को परचेज किया है। आपको पता होगा हम लोगों ने ये सिस्टम परचेज किया है। ये क्या करेगा, ये हवा में मिसाइल को मार देगा, है ना। तो यहां पर ये मिसाइल्स को काउंटर करने में मदद करेगा। खासकर हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट है, तो उनको काउंटर करने के लिए हमने ये S-400 सिस्टम को परचेज किया। लेकिन एक चीज और यहां पर देखने को मिलती है, वो क्या है, देखो ये जो डील हुई है इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है, इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है ना कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली लेते हैं तो यूएस यहाँ पर काटसा के सैंक्शन लगा सकता है। काटसा के सैंक्शन इसलिए यहाँ पर यूएस ने बनाई है कि रशिया से कोई भी कंट्री व्यापार ना करे, रशिया से इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स ना परचेज करे। अब तो रिलेशन और ज्यादा खराब हो चुके हैं, वॉर हो रही है, रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शन लग चुके हैं, तो अब और ज्यादा डर बढ़ चुका है कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा ही लगाएगा। तो इस प्रकार की चीज हो रही है। देखो सैंक्शन लगने का डर बहुत पहले से था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने यह डील की है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद पिछले साल दिसंबर 2021 की बात है, भारत और रशिया ने मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया है। यहां पे हम लोग AK-203 असॉल्ट राइफल्स को बनाएंगे साथ में मिलकर। तो भारत रशिया दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में ये राइफल्स बनाने वाले, लगभग 6.1 लाख राइफल्स को बनाया जाएगा। प्लस उसके बाद रशिया हमारे लिए एक स्टील्थ फ्रिगेट को बनाने वाला है। फ्रिगेट मतलब जहाज बनाने वाला है, जो कि लड़ाकू जहाज होगा। आपको पता होगा एक कॉर्वेट जहाज होता है, एक फ्रिगेट होता है, एक डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा होता है, फ्रिगेट आपको बीच वाला देखने को मिलेगा। इन सब के अंदर काफी सारे हथियार लगे होते हैं, तो ये रशिया हम लोग को बना कर दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रशिया ने बोला है कि हम लोग को ये सबमरीन्स प्रोवाइड करवाएगा, कन्वेंशनल सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी प्रोवाइड करवाएगा। और ये सारा काम प्रोजेक्ट 75I के अंदर में चल रहा है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर अपने रिलेशंस जहां पे भी आप लोगों ने नोट डाउन कर रखा है, इंडिया रशिया के रिलेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आज के टाइम पर, और पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो जरूर इसको लेकर अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेना, अदरवाइज पीपीटी सेव करना चाहो तो पीपीटी सेव कर लेना ना। अगर हम लोग बात करें तो भारत का हमने रशिया के साथ क्या रिलेशन है डिफेंस को लेकर वो समझा। अब बात करते हैं यूक्रेन के साथ की, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी रिलेशंस हमारे काफी अच्छे हैं। तो यूक्रेन के साथ भी हम लोगों ने अलग से डील यहां पर साइन कर रखी है। किस चीज की, जोरिया माशप्रो गैस टर्बाइन इंजन की यहां पर डील साइन कर रखी है। ये इंजन यूक्रेन हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है हमारे फ्रिगेट्स के लिए, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद यूक्रेन से हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें परचेज करी हैं। उसके बाद यहां पर भारत अभी ये देख रहा है कि हम यूक्रेन से अकुला क्लास जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, देखो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अपने आप में बहुत कम कंट्रीज के पास में देखने को मिलती है, तो अभी भारत के पास भी है। तो अभी क्या है, यहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, यूक्रेन से इस प्रकार की सबमरीन ले लें, ठीक है। 2025 तक हमारा ये टारगेट है। उसके साथ साथ यहां पर बताया गया यूक्रेन से हम लोग ऑलरेडी लगभग AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीद चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, हम लोग इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में लगे पड़े हैं, और ये अपग्रेडेशन भी यूक्रेन ही कर रहा है। तो आने वाले टाइम पर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट का हमारा प्रॉपर अपग्रेडेशन हो पाए। और यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, अभी बहुत सारे अपग्रेड तो कर चुका है, बहुत सारे हमारे एयरक्राफ्ट है जो हमने यूक्रेन से परचेज किए थे बहुत साल पहले, वो अपग्रेड कर चुका। अभी बहुत सारे अपग्रेड होने भी हैं, लेकिन सिचुएशन काफी खराब चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल सकती है। उसके बाद फरवरी 2021 की बात है, पिछले साल फरवरी 2021 में जो एरो इंडिया चल रहा था, वहां पर यूक्रेन ने भारत के साथ 4 अग्रीमेंट साइन किए हैं $70 मिलियन के, जहां पर नए नए वेपन्स यहां पर बेचने वाला है, और भी बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं
उनको अपग्रेड करेगा यूक्रेन, तो यहां पर ये देखने को मिलता है। तो मतलब यूक्रेन के साथ भी आप देख पाओगे रिलेशन ज्यादा अच्छे हैं, बट रशिया के साथ थोड़े से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ये तो क्लियर हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वाकई में रिलेशन कहां पर स्टैंड करते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग परचेस कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन ये उठता है कि अब यहां पर देखो कहानी थोड़ी सी खराब हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों में वॉर चल रही है, तो हम लोग प्रॉपर व्यापार नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी डील हो चुकी है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है कि वो जल्दी से हम लोग अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को मंगा पाएं। तो अभी उसमें काफ़ी डिले होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ सैंक्शंस का जो इम्पैक्ट है इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। मतलब भारत ने जो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं दोनों देशों से, इसके ऊपर अब इन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लग चुका है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लग चुका है। तो इससे भारत को भी बहुत नुकसान होगा। और अगर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अगर इनसे परचेज करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर देंगी। तो अभी इंडियन मिलिट्री अपने आप में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग को जरूरत भी है अपने S-400 सिस्टम की, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए चाइना पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो इनको टैकल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरत है हम लोग को। उसके बाद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अभी हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे। आपको पता होगा फिलीपींस से हमने डील करी है, उनको हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। $375 मिलियन की डील हुई थी। तो यहां पर आप देख पाओगे ये डील भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी इन दोनों में वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग देखें पिछले कुछ टाइम में रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद जो बढ़ रहे हैं, इन विवाद के बढ़ते हुए भी यहां पर जो इंडिया ने यूक्रेन से AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेज किए हुए हैं, ये एयरक्राफ्ट हमारे अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। इसमें अब और डिले देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब रिलेशन और खराब हो गए तो डिले और हो जाएगा। तो ये हमारे एयरक्राफ्ट अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, वो ऐसे पुराने के पुराने पड़े रहेंगे। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अभी हम लोगों ने चलो मान लो किसी तरह से डिफेंस डील हो गई, जो कि जिसमें भी काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर डील हो जाती है तो उसमें काटसा के सैंक्शन हमारे ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, यूएस यहां पर ये सैंक्शंस लगा सकता है, इससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली यहां पर यही बताया गया कि रिलेशन तो काफी अच्छे हैं, काफी कुछ परचेज करते हैं, बट प्रॉब्लम आज के टाइम पर क्या है, वो प्रॉब्लम सारी आपको ये देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहां पर बताया गया कि भारत के पास दूसरी चॉइस क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव चॉइस क्या है। देखो ऑल्टरनेटिव चॉइस हमारे पास ये है, हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं। ठीक है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, हम लोग खुद अपने तरफ से अपने इक्विपमेंट्स को बनाएं, उनका यूज करें। इनफैक्ट उनको यूज करने के बाद उनको हम लोग बेचें भी। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, उनको बेचें, उनसे पैसा कमाएं, ये हमारा यहाँ पर गोल रहने वाला है। बट यहाँ पर एक चीज ये देखोगे, हुआ क्या है, हम लोग आज के टाइम पर, पहले हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, अब रशिया के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में हमने ये चीजें कम होती हुई देखी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं, सिप्री ने ये बताया 2011-15 से लेकर फिर उसका 2016-20 के बीच में आप देखोगे ना, क्या हुआ है कि अभी हम लोग कम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। भारत बहुत सारी चीजें खुद बना रहा है। आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को बैन भी कर दिया है, इंडियन कंट्रीज से हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि भारत भी थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, और ये बिल्कुल सही रास्ते पर है। लेकिन इसको थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत करना होगा और फोकस करना होगा कि हम किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आज जैसे फंसे हैं वैसे यहां पर आने वाले टाइम पर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो ये यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि भारत अपने आप पे इंडिपेंडेंट बन जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बताई गई है कि रिपोर्ट सारी बताती हैं कि हम लोगों ने जो डिफेंस इंपोर्ट है वो बहुत कम कर दिया है। हम लोग बहुत कम आज के टाइम पर खरीद रहे हैं अपने दूसरे देशों से, जो कि एक अच्छी बात है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को सारी बातें काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अभी क्लियर हो गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और पहला आर्टिकल में मैंने काफी रिलेशन समझा दिए हैं, आप प्लीज उसको लेकर नोट्स जो भी हो वो बना सकते हो। जो दूसरा आर्टिकल है वो बात करता है, अभी क्या हुआ है 2002 का जो फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया, उसके अंदर संशोधन यानी बदलाव कर दिया गया है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है, क्या बदलाव हुआ है, क्या फ्लैग को लेकर नई चीजें आ चुकी हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, आर्टिकल आप देख पाओगे, इकोनॉमिक टाइम्स का यहां पर कवर किया गया है। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव किया, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंपोर्ट करेंगे मशीन मेड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग का। देखो पॉलिस्टर का कपड़ा आपको मालूम होगा, है ना, जो पॉलिस्टर का कपड़ा है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक फैब्रिक होता है जो कि पॉलिस्टर के फाइबर से बनता है, आपको सबको पता होगा। ठीक है,
पॉलिस्टर को हिंदी में यहाँ पर पॉलिस्टर ही बोल रहे हैं, तो सबको पता होगा ये पॉलिस्टर क्या होता है। तो इससे जो पॉलिस्टर का कपड़ा है ना, इससे नेशनल फ्लैग नहीं बना करते थे पहले। तो अब की बार केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, इन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल अब यहाँ पर इस पॉलिस्टर से भी यहाँ पर नेशनल फ्लैग बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग बाहर से बनकर आ रहे हैं, मशीन मेड बनकर आ रहे हैं, वो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ नई ऐड करी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर आप खुद आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये 2 मार्च का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अभी पहले हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली इसका इतिहास क्या है, ये कोड क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि बदलाव क्या हुआ है। ठीक है, तो जब आप लोग बात करते हो इंडियन फ्लैग की, तो आज के टाइम पर आपको भारत का झंडा कुछ इस प्रकार से नजर आता है। तो इंडियन फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया था? देखो, भारत का जो ये झंडा है, यहां पर एक मीटिंग के दौरान अडॉप्ट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी, कब? 22 जुलाई 1947 में, तब हमारा ये झंडा अडॉप्ट किया गया। जो पहला नेशनल फ्लैग था वो हमारा ऐसा नहीं था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। तो ऐसा नेशनल फ्लैग नहीं था, ऐसा हमारा फ्लैग बाद में आया, मैं अभी आपको वो बताऊंगा। तो हुआ क्या, यहां पे जो हमारा पहला नेशनल फ्लैग था, उसमें यहां पर 3 पट्टियां बनी हुई थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनी हुई थी, येलो, रेड और ग्रीन कलर की, जैसे कि आप लोग यहां पर अगली पिक्चर में देखोगे। तो 1906 में, यहां पर आप डेट भी देख पाओगे, 7 अगस्त 1906 में हम लोगों ने अपना पहला नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। तो यहां पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से ये फ्लैग नजर आता था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां पर क्या बोला, 1906 के बाद यहां पर बाद में लगभग 1921 में 1921 के अंदर यहां पर इस फ्लैग के अंदर काफी सारे बदलाव कर दिए गए। बदलाव करने के बाद आपको देख पाओगे यहां पर इस प्रकार से बदलाव होकर 1921 में यहां पर ऐसा फ्लैग हो चुका था। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, और आगे आने के बाद हमारा फ्लैग बाद में ट्राई कलर का बनता है। आप देख पाओगे इस प्रकार से बाद में हमारे पास ये वाला फ्लैग आता है। ठीक है, जो फिर 3 कलर वाला फ्लैग है, इसको आप देख पाओगे यहां पर लाया जाता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है जब एक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी कराची के अंदर 1931 में, तब यहां पर इसको लाया जाता है, ट्राई कलर वाला फ्लैग। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले हमारा फ्लैग कैसा था, पहले यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देन ऐसा, देन उसके बाद में हमारे पास ऐसा फ्लैग आया है। क्लियर हुआ। अब फ्लैग को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि आपको फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो फ्लैग कोड 2002 हम लोग देखेंगे, 2002 के अंदर यहाँ पे कुछ रूल्स लेकर आए थे। 2002 के अंदर जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, ये इफेक्ट में आया। इसने यहाँ पर बताया, कुछ चीज़ें बताई, यूज़ बताया कि हम लोग ट्राई कलर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्टेड फ्लैग को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो ये फ्लैग कोड है, इसके मतलब जब ये 2002 में कोड आए, रूल्स एंड रेगुलेशन आए, इससे पहले भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे, वो एज इट इज थे। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वो इसके साथ ऐड हो गए। जो ये फ्लैग कोड 2002 था, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट था, इस ट्राई कलर के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में सारी चीजें बताई गई थी। दूसरे में यहां पर बताया गया कि भाई कैसे जो ये फ्लैग है उसका डिस्प्ले किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट बॉडीज के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, यहां पर ठीक है, कैसे वो लोग यहां पर इस फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने यहां पर दिखा सकते हैं फ्लैग को, उसको लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो दूसरे पार्ट में आप देख पाओगे पब्लिक प्राइवेट बॉडीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैसे ये फ्लैग डिस्प्ले करना है, उसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तीसरे हिस्से में क्या दिया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज फ्लैग का इस्तेमाल करती है, उसको डिस्प्ले करती हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे। जो 2002 के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे फ्लैग को लेकर, ये अलग लगाए थे। एक तो ट्राई कलर के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में प्राइवेट बॉडीज पब्लिक बॉडीज यहां पर किस प्रकार से फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे, उसको लेकर यहां पर रूल्स रेगुलेशन थे। तीसरा यहां पर गवर्नमेंट बॉडीज को लेकर कैसे वो लोग फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे, उसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन थे। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिसेंटली क्या क्या चेंजेस हुआ। तो रिसेंट जो चेंज हुए हैं मैंने आपको बता दिया अभी फ्रंट पेज पर ही। बिल्कुल हुआ क्या है, जो कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स में क्या बोला जाता था, देखो हाथ की बुनाई से, ठीक है, या फिर हाथ की बुनाई वाला जो भी हमारी मशीन है उसकी मदद से जो फ्लैग बनता था उसी को अलाउ किया गया था, उसी को हम लोग अलाउ करते थे। अदरवाइज यहां पर जो मशीन से बनने वाला झंडा था हमारा, उसको हमने बैन कर रखा था, उसको हम लोग यहां पर 2019 में ही बैन कर चुके थे। अब क्या हुआ, रिसेंटली इसके अंदर बदलाव किया गया और बोला बिल्कुल अब हम लोग यहां पर पॉलिस्टर वाले जो फ्लैग हैं उसको भी अलाउ करते हैं। जैसा आप लोगों ने यहां पर खबर पड़ी है कि केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि बिल्कुल जो पॉलिस्टर के नेशनल फ्लैग्स होंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनका इंपोर्ट, ये दोनों यहां पर होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ। तो पहले ये अलाउ नहीं था, बट अभी अलाउ कर दिया। किसके अंदर बदलाव करके, 2002 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बदलाव करके। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं यहां पर कि देखो ट्राई कलर को लेकर, झंडे को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और हैं अलग अलग जगह पर। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेशनल फ्लैग को गवर्न किया जाता है द एम्बलम एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के थ्रू।
इसका मतलब अगर कोई हमारे नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करता है, इंसल्ट करने के लिए भी आप देख पाओगे अलग से ये एक्ट देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये जो दोनों एक्ट हैं बेसिकली ये काम करते हैं कि हमारा नेशनल सिंबल हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इंडिया का मैप हो गया, तो इन सारी चीज़ों का कोई भी अपमान ना करे, ये यहाँ पर एक्ट इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। और इस एक्ट का सेक्शन 2 तो यह बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है, हमारे फ्लैग को जलाता है, इंडिया के मैप को जलाता है, नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको यहां पर सजा मिलेगी, जो कि 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर सजा और फाइन दोनों लग सकता है उसके ऊपर। तो आप देख पाओगे यहां पर ये चीजें हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। मतलब जो पहली थी हमारे थंबनेल के अंदर वो सॉल्व हो चुकी है, क्लियर हुआ कि क्या हो सकता है अगर कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट करता है फ्लैग को, या फिर नेशनल एंथम को, या फिर नेशनल एम्बलम को। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई कि जब आप हमारे फ्लैग को डिस्प्ले करोगे, कहीं पर भी डिस्प्ले अगर करना है, तो उसको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्लाइड, यहाँ पर उस पूरी स्लाइड को आप लोग स्किप कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं हमारे फ्लैग को लेकर कुछ इशूज़ भी हैं। इशूज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्लैग की, तो हुआ क्या था, इतिहास में एक बार ऐसा देखने को मिला, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कहाँ पर, अतारी पर यह फ्लैग लगाया गया और बहुत ऊंचाई पर लगाया गया। तो ये फ्लैग ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर लहरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डैमेज हो गया। ठीक है, अब ये डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया फ्लैग जब हम लोग अपने बहुत ज़्यादा हाइट पर लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगाते हैं, तो इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी टफ है। ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे हुआ क्या है, इसके मटेरियल को टफ होना जरूरी है। ठीक है, इसका मटेरियल टफ होना चाहिए, प्लस ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि अगर तेज हवा भी चलती है तो वो फ्लैग हमारा डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये मेन फोकस रखा गया। तो सबसे बड़ी इशू यही देखने को मिला है। पिछले टाइम पे इतिहास में ऐसे बहुत सारे इशू हैं जहां पर हमारा फ्लैग जो है डैमेज हो गया है तेज हवा की वजह से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इस इशू को सॉल्व करना यहाँ पर आप देख पाओगे वो लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इशू फ्लैग को ये देखने को मिलेगा कि जब आप लोग यहाँ पर बात करते हो कि अभी प्लास्टिक को हम लोग बैन करेंगे, प्लास्टिक से यहाँ पर बच के रहना है, तो अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जो पॉलिस्टर आउटडोर फ्लैग्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिल रहे हैं, और सरकार यहाँ पर फोकस कर रही है कि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर बहुत सारे प्लास्टिक फ्लैग्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर इश्यूज देखने को मिलते हैं फ्लैग्स को लेकर। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो। बात की गई है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो कोणार्क सन टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है कि न्यूज़ क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर का। जो कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पर बोला गया कि अब इस कोणार्क टेम्पल के अंदर हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो कोणार्क टेम्पल के अंदर जो लाइटिंग वगैरह होगी वो सोलर एनर्जी के माध्यम से जलाई जाएगी। ये हमारे पास अपडेट आता है। तो उसी के बाद मैंने कोणार्क टेम्पल के बारे में आपको समझा दिया है ताकि आप लोग याद रख सको। इस कोणार्क टेम्पल के बारे में आखिरी बार हम लोगों ने 1 जनवरी को पढ़ा था, 2 महीने हो चुके हैं लगभग। तो ऐसा आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से टेम्पल के ऊपर और भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये गिर चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी पुराना ये टेम्पल हो चुका है। अभी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। देखो टेम्पल पर जब आप जाते हो तो इस प्रकार से आपको नक्काशियाँ ये देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये चक्र बना पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद होगा ये चक्र देख के मुझे तो एक चीज़ याद आ चुकी है। क्या यहाँ पे आपको याद आ रहा है कि ये चक्र कहाँ पे और देखा है आप लोगों ने? हाँ, कहाँ पे देखा है? 10 के नोट पर। ठीक है, आप देख पाओगे ये जो पिक्चर है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पिक्चर है मतलब 10 के नोट पर है, वो आपको यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं पहले कोणार्क टेम्पल के बारे में, बाकी और भी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। जो कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ओडिशा के ईस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जो पुरी शहर है हमारे, वहीं पे पास में आपको ये कोणार्क टेम्पल नजर आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस कोणार्क टेम्पल को बनाया गया था 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव वन के थ्रू। कब से कब तक का टाइम पीरियड था ये? तो 1238 से लेकर 1264 एडी के टाइम पीरियड के बीच में इसको बनाया गया था, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो टेम्पल है इसको डिजाइन किया गया कोलोसल चैरिट के शेप में, एक रथ के शेप में आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। रथ के शेप में कैसे? तो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ऊपर, ये नीचे आप ये हिस्सा देखो, यहाँ पर ऐसे ये पहिए बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे चक्र मैंने बोला ये पहिए बनाए गए हैं, ऐसे है ना, आपको बहुत सारे पहिए देखने को मिलेंगे। तो क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है ये पूरा का पूरा रथ है। तो ऐसा रथ के शेप में देखने को मिलेगा। ये जो कोणार्क टेम्पल है ये डेडिकेट किया गया है सन गॉड को, सूर्य देवताओं को, ध्यान रखना इसके बारे में। साथ ही साथ
ये टेम्पल बताता हमें यह है, इसका आर्किटेक्चर देख के आप लोग बता सकते हो या फिर यहाँ पर इस आर्किटेक्चर को देख के पता चलता है ये कलिंगा आर्किटेक्चर के टाइम का अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेम्पल देखने को मिलेगा। कलिंगा आर्किटेक्चर में यहाँ पर ये टेम्पल बना हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ। इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 1984 में। अभी जो व्हील्स बने हुए हैं नीचे, ये व्हील्स बहुत सारे हैं, ऐसे तो आपको 3 दिख रहे हैं, बाकी और भी जगह पर देखने को मिलेंगे। बोला जाता है ये जो व्हील्स है इसकी 12 रोज बनी हुई है, ठीक है, 12 रोज बनी हुई है हर एक साइड पर। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर कि ये 24 घंटे दर्शाता है, कुछ लोग बोलते हैं ये 12 महीने दर्शाता है, तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर 7 घोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर बताते हैं कि सप्ताह के अंदर जो 7 दिन होते हैं वो उसको इंडिकेट करते हैं। तो कोणार्क टेम्पल के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। प्लस ये ओडिशा में है, तो ओडिशा में कोणार्क टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, तारा तारिणी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, उदयगिरी कंदगिरी केव्स आपको देखने को मिलेंगे, लिंगराज टेम्पल देखने को मिलेगा। लिंगराज टेम्पल के ऊपर शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो कोणार्क टेम्पल के बारे में आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिल चुकी हैं। ये आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, कलिंगा आर्किटेक्चर का बना हुआ यहाँ पर ये पूरी तरह से टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। इस टेम्पल के अंदर इस टेम्पल को 2 पार्ट से बनाया गया, एक टावर है, दूसरा हॉल देखने को मिलेगा। टावर को देवला बोलते हैं और हॉल को हम लोगों ने जगमोहन बोला है। यहाँ पे अगर आप लोग जब इस मैप को देखोगे, इस पिक्चर को देखोगे, तो पिक्चर अपने आप में बहुत पुराना पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। ये टेम्पल कुछ इस प्रकार से नजर आता था। यहाँ पर देवल आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये टावर कहलाता है। उसके बाद जगमोहन ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर का एक तरीके से निशानी है, तो ध्यान रखना इसके बारे में, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान रखना है इसके बारे में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर को लेकर अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। कोई सी बुक उठाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लियर हुआ। तो ये आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कोणार्क टेम्पल के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में। तो जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, मिशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल हम देखते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 हेल्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, आप देख पाओगे आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो 7 मार्च आने वाली है, 7 मार्च को हम लोग जन औषधि सप्ताह मनाएंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो न्यूज़ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि जन औषधि दिवस हम लोग हर साल मनाएंगे। कब? 7 मार्च को। और क्यों मनाएंगे? ताकि हम लोग एडुकेट कर सकें, जो भी हमारे जनरल पब्लिक है उन लोगों को बता सकें कि ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जन औषधि क्या है प्लस इसके क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो ये दिन हम लोग कब मना रहे हैं, ध्यान रखना, 7 मार्च को। अभी फिलहाल हम लोग इस परियोजना के ऊपर आते हैं। इस परियोजना का ओरिजिन क्या है? तो जो ये जन औषधि स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया था साल 2008 के अंदर। सरकार ने इसको वापस से एक तरीके से नया कर दिया था। देखो लॉन्च तो इसको 2008 में कर दिया गया, वापस सरकार ने इसके अंदर काफी सारे बदलाव करे और यहां पर कब इसको वापस से लेकर आए, सितंबर 2015 में, ठीक है। कब इसका नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया, कब से, 2015 से। उसके बाद यहाँ पर इस स्कीम के अंदर और भी काफी सारी चीजें ऐड कर दी गई, नाम पूरी तरह से बदल दिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया, जन औषधि परियोजना कर दिया गया। पहले यहाँ पर कुछ और था, फिर उसके बाद यहाँ पर आप भारतीय भी लगा दिया गया। देख पाओगे धीरे धीरे नाम चेंज हुए हैं। तो नाम चेंज हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका स्पेसिफिक गोल क्या है वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसी है, तो यहाँ पर एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। इससे पहले बीपीपीआई हुआ करती थी, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया हुआ करता था, बट अभी यहाँ पर चीजें बदल चुकी हैं। अभी यहाँ पर सारी चीजें कौन संभाल रहा है, पीएमबीआई संभालता है, तो पीएमबीआई इसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर कुछ खास बात नहीं है। अब बात करते हैं पीएमजीपी के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या है, इसकी खासियत क्या देखने को मिलती है, इस परियोजना की क्या क्या खासियत है। तो जब हम इस परियोजना के बारे में बात करते हैं तो हुआ क्या है, इसके अंदर काफी सारा पैसा ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था। लगभग 490 करोड़ 490 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया था 5 साल के लिए, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक बोला गया इतना पैसा खर्चा जाएगा।
प्लस यहाँ पर बोला गया 2025 तक हम लोग 10,500 ये जो हमारे जन औषधि केंद्र है वो खोलेंगे। पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जहां पर आपको दवाइयां मिलेंगी, सस्ती दवाइयां मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका गोल रहने वाला है। इस स्कीम के अंडर में जो भी मेडिसिन होगी वो मेडिसिन हम लोग खरीदेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और बहुत सारी सर्टिफाइड मेडिसिन होंगी, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं कोई फेक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सब कुछ क्वालिटी वाला होगा, इन सब की टेस्टिंग होगी और यहाँ पर आप कह सकते हो जो लेबोरेटरीज के थ्रू टेस्टिंग की जाएगी और उन लेबोरेटरीज को सर्टिफिकेशन मिला होगा नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के थ्रू। तो मतलब एक अच्छे से क्वालिफाई हुआ टेस्टिंग हुआ जो मेडिसिन है वो हम लोग खरीदने के बाद यहाँ पर ये लोगों को दिया जाएगा बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में। जब आप लोग कोई उसी दवाई को कोई एक ब्रांडेड उसमें लेते हो तो उसके दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उससे कई गुना कम दाम में यहाँ पर जन औषधि केंद्र के अंदर ये दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, तो जन औषधि केंद्र क्या है समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं इस जन औषधि परियोजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्वालिटी वाली मेडिसिन प्रोवाइड करवा पाएं सभी लोगों को, सभी लोग यहाँ पर एक अच्छी मेडिसिन को कंज्यूम कर पाएं जिनको भी ज़रूरत है, और खासकर अफोर्डेबल प्राइस पर, मतलब कि कम दाम में वो लोग अच्छे से अपनी मेडिसिन को ले पाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर उनकी जेब से बहुत सारा पैसा निकल चुका है, क्योंकि ज़्यादा देखने को क्या मिलता है कि हेल्थ के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जरा सी भी कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो फोकस ये रखा गया है कि अफोर्डेबल मेडिसिन दी जाए। उसके बाद यहाँ पर बताया जाए जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनको पॉपुलराइज किया जाए। ठीक है, इसके प्रति जो भी लोगों के थॉट्स हैं उसको यहाँ पर लोग मानते हैं इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करेगा। एक हम लोग बिल्कुल क्वालिटी टेस्टिंग वाली मेडिसिन देंगे, इंश्योर करेंगे यहाँ पर। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ इंश्योर ये करी जाएगी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ सर्विसेज है वो भी दी जाएंगी। ठीक है, जो विमेंस हैं पूरे देश भर में, ठीक है, उनको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ साथ यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी जनरेट होगा। क्योंकि जब ये जन औषधि केंद्र खुलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की आवश्यकता होगी, तो वो लोग भी यहाँ पर काम करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह रोजगार वगैरह भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे फायदे यहाँ पर होने वाले हैं इस जन औषधि योजना के, परियोजना के। और जन औषधि केंद्र का क्या फायदा है, इसका क्या गोल है, मैंने आपको बताया कहाँ से WHO से दवाई खरीद के हम लोग सस्ते दाम में यहाँ पर ये दवाई देंगे और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में चर्चा की गई है, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पूरा यहाँ पर इसको अच्छे से सुनना। देखो हुआ क्या है, पहले न्यूज़ समझते हैं हम लोग। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में उन्होंने इसको पब्लिश किया है। बताया कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या होता है, क्या टर्की रशियन शिप्स को ब्लॉक कर सकता है ब्लैक सी के अंदर, क्या मुद्दा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहले मैं आपको एक मैप पर लेकर चलता हूँ। ये वाला मैप देखो, इससे पहले भी एक और मैप देखो। ठीक है, 2-3 मैप लगा रखे मैंने, आप ये वाला मैप देखो। इधर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं ब्लैक सी से, इधर टर्की हुआ, इधर जॉर्जिया हुआ, ऊपर रशिया हुआ, इधर यूक्रेन देखने को मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर रोमानिया देखने को मिलेगा, इधर बुल्गारिया देखने को मिलेगा। तो टोटल 6 देश हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। अब जो ये ब्लैक सी है ये तो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको पता है, दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। अब हुआ क्या, यूक्रेन ने टर्की से बोला, टर्की नीचे दिख रहा है आपको, तो यूक्रेन ने टर्की से बोला कि आप क्या करो, इस वाले रास्ते को बंद कर दो। ये वाला रास्ता जब बंद हो जाएगा तो यहां पर रशिया के जहाज अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रशिया ने अपने सारे जहाज़ों को बुला लिया है कि सभी जहाज जितने भी यहां पर दुनिया भर में यहां पर व्यापार के लिए गए पड़े हैं, सब एक साथ आ जाओ यहां पर और यहां से अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी यूक्रेन ने बोला टर्की से कि भाई ऐसा ना हो और इस रास्ते को बंद कर दो, जहाज अंदर नहीं आने चाहिए। तो क्वेश्चन यही है, क्या टर्की के पास पावर है वो इस रास्ते को बंद कर सकता है? बिल्कुल बंद कर सकता है। ठीक है, इसी को लेकर तो बात करते हैं। यही तो यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप देखते हो तो नीचे आपको एजेंसी देखने को मिलता है। एजेंसी से जब आप लोग आगे जाओगे तो एक स्ट्रेट, यहाँ पर स्ट्रेट मतलब 2 एरियाज पड़े हुए हैं, 2 मतलब पानी में आप देख पाओगे इधर और इधर एक 2 लैंड का हिस्सा देखने को मिलेगा। एक जमीन का स्तर इधर, एक जमीन का स्तर इधर है, बीच में आपको रास्ता देखने को मिलेगा। तो एक स्ट्रेट यह है। दूसरा यहाँ पर बीच में सी ऑफ मरमरा आता है। सी ऑफ मरमरा पिछले साल जून में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काई वगैरह बहुत ज़्यादा जम गई थी, आपको याद होगा, जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सी ऑफ मरमरा से जब आगे निकल के आते हो तो इधर एक और स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो एक स्ट्रेट तो यह है और एक स्ट्रेट यह है। क्वेश्चन यह है दोनों स्ट्रेट के नाम क्या क्या है, हमें यह भी बता दो।
तो इस वाले स्ट्रेट का नाम है डार्डेनल्स और इस वाले स्ट्रेट का नाम है ऊपर वाले का बोरफोरस। आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर वाले स्ट्रेट का नाम क्या है, बोरफोरस, और नीचे वाले का नाम है डार्डेनल्स। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अभी आप कहोगे कि रशिया को जहाज लेना है तो यहां से क्यों आएंगे जहाज? देखो यहां से ही तो आएंगे जहाज। अभी क्या है, दुनिया भर में अलग अलग जगह पर जहाज घूम रहे रशिया के। अब ये वॉर तो एक सप्ताह पहले स्टार्ट हुई है ना, तो अभी उससे पहले तो दुनिया भर में चले गए थे जहाज, ट्रेड वगैरह कर रहे थे। तो रशिया ने सबको बुला लिया है, सब यहां से आ रहे हैं। सब जब यहां पे बुलाया कि इस पे अटैक करने के लिए, तो यूक्रेन ने बोल दिया टर्की से भाई इस रास्ते को खोलो ही मत, जहाज को एंटर करने मत दो, जहाज अंदर आएंगे नहीं और यहां पर अटैक होगा नहीं। तो टर्की के पास बिल्कुल पावर है, वो यहां पर जहाज को अलाउ करे या ना करे। ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं? ये सारी बातें मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंदर हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो न्यूज यही है कि टर्की एक्टिवेट कर रहा है इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इस रशियन यूक्रेन के वॉर के बीच में। तो मीनिंग क्या है, टर्की के पास पावर से कि टर्की यहां पर इस पूरे मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर सकता है और रशियन जो जहाज हैं इनके मूवमेंट को रोक सकता है। ये यहां पर ब्लैक सी के अंदर एंट्री करने से रोक सकता है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ये स्ट्रेट के बारे में समझ लो, बोस्फोरस और डार्डेनल्स, ये आपने अभी इसको पिक्चर में देख लिया अच्छे से। इसको हम लोग टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, आप ब्लैक सी स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। एजेंसी और ब्लैक सी को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्ट्रेट है, एजेंसी इधर है, एजेंसी से ऊपर जाओगे यहाँ पर डार्डेनल्स देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जाओगे सी ऑफ मरमरा, यहाँ से फिर निकलोगे इधर बोस्फोरस, उसके बाद ब्लैक सी के अंदर एंट्री मिल पाती है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ऐसा पैसेज देखने को मिलेगा। बोला गया यहाँ से व्यापार बहुत होता है, लगभग यहाँ पर 3 मिलियन जो बैरल्स ऑफ ऑयल हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो जो दुनिया भर का ऑयल का सप्लाई होता है इसका 3% जो तेल है वो हर रोज यहां से पास होता है। रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान से यहां पर ये पास होता हुआ नजर आता है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। ये जो रूट है अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आयरन, स्टील, ये सारी चीजें यहां पर डेली बेसिस पर दुनिया भर में जाती हैं इस पूरे एरिया से। और इसी को लेकर 1936 के अंदर एक मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन हुआ था। तो टर्की का कंट्रोल उसके बाद यहाँ पर इस कन्वेंशन के अंडर में टर्की के पास कंट्रोल आ गया था इन दोनों स्ट्रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो टर्की का आज के टाइम पर कंट्रोल है बोस्फोरस और डार्डेनल्स के ऊपर, ध्यान रखना। तो टर्की चाहे तो यहाँ पर जहाज को रोक सकता है, चाहो तो यहाँ पर ये वो एंट्री भी दे सकता है। क्लियर हो गया? देखो अभी तो ये आर्टिकल थोड़ा सा यहाँ पर एक दिन डिले का हो गया। अभी क्या हुआ, इसके बाद काफी सारे आर्टिकल्स और पब्लिश हुए। काफी सारे आर्टिकल्स ये पब्लिश हुए कि टर्की यहां पे मना भी कर सकता है। टर्की कह सकता है अपने आप संभालो। क्यों? क्योंकि टर्की के साथ जब ये कन्वेंशन हुआ था तो टर्की से बोला गया था, मान लो दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, मान लो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, ठीक है। वॉर क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो रशिया अगर बहुत ज्यादा यहां पर अटैक वगैरह कर रहा है तो रशिया का जहाज अगर अंदर आना चाहे तो टर्की रोक सकता है। बट टर्की ने बोला अभी, क्योंकि एक आर्टिकल तो ये पब्लिश हुआ जो मैंने आपको बताया, दूसरा आर्टिकल और पब्लिश हो चुका है तुरंत ही, तो जिसमें टर्की ने बोला भाई ये तो वॉर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर रशिया ने क्या बोला, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, और टर्की बोल रहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। तो अभी आने वाले टाइम बताएगा कि यहां पर जहाज को रोका जाता है या नहीं रोका जाता है, ठीक है। क्योंकि टर्की से बोला यह गया इस कन्वेंशन में, जब कोई वॉर होती है तभी आप लोग यहां पर इन जहाज को रोक सकते हो अंदर आने से, कि दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक ना हो पाए, ठीक है। अदरवाइज यहां पर वॉर नहीं है तो उसके बाद यहां पर आप जहाज को नहीं रोक सकते। क्लियर हुआ? तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है, टर्की का क्या रोल है, प्लस यहां पर आपने देख लिया, स्ट्रेट के बारे में समझ लिया, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग अपनी शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पर अब से स्किप नहीं करेंगे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये न्यूज़ बस इतनी सी है, लेकिन पता है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। जब आप लोग कौन सी किताब खोलोगे, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी खोलना, और उसका चैप्टर नंबर 14 खोलना, उसमें पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, पी नोट्स के बारे में। पी नोट्स चर्चा में है, ठीक है। तो चर्चा में तो आपको बताऊंगा पी नोट्स आखिरकार होते क्या है, डायरेक्टली पॉइंट बताऊंगा। चर्चा में क्यों है यहाँ पर वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये व्यक्ति ए है, ठीक है। मतलब चलो इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु विशेस टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यहां पर आओ। देखो मान लो एक व्यक्ति ये बाहर का है, ये अमेरिकन है, मैंने ए लिख दिया, ये अमेरिकन व्यक्ति है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति चाहता है भारत के अंदर, ठीक है, क्या करना, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। भारत के अंदर मान लो ये व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे इन्फोसिस के स्टॉक मिल जाएं, किंगफिशर के मिल जाएं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर टीसीएस के स्टॉक मिल जाए, तो ये चाह रहा है स्टॉक्स को परचेज करना।
और ये नहीं चाहता कि मैं सेबी के साथ रजिस्टर करूं, क्योंकि अगर इसको स्टॉक में परचेस करना होगा तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर इसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा और इन स्टॉक्स को परचेस कर पाएगा। तो ये नहीं चाहता कि मैं सेबी के साथ रजिस्टर हूं, तो इसके लिए क्या कर सकता है, वो बीच में एफआईआई के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मान लो यहां पर बीच में कोई बैंक आ गया, मान लो सिटी बैंक आ गया, तो सिटी बैंक क्या कहलाएगा, वो एफआईआई कहलाएगा। एफआईआई मतलब क्या होता है, ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एफआईआई क्या है, यहां पर बैंक हो गया, बीच में यहां पर कोई बैंक आ गया, तो बैंक बेसिकली बैंक क्या होगा, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगा। तो ये जो अमेरिकन व्यक्ति था जिसको भारतीय स्टॉक खरीदने थे और ये सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होना, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पूरे स्टॉक मार्केट को देखने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इस बैंक को पैसा देगा कि भाई यहां पर मेरे लिए स्टॉक खरीद दे यार, ठीक है। अब यहां पर वो जो बैंक है वो बिल्कुल क्या कर देगा, इसके लिए स्टॉक खरीदेगा और इस वाले व्यक्ति को पार्टिसिपेटरी नोट दे देगा। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको पार्टिसिपेटरी नोट दे दिया जाएगा और यहां पर ये पैसा दे देगा बैंक को, बैंक इसका पैसा लगा देगा इन स्टॉक्स के अंदर। फिर स्टॉक की वैल्यू जैसे बढ़ती घटती रहती है उसके हिसाब से यहां पर उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट यहां पर एफआईआई देगा किसको, जो बाहर वाला व्यक्ति है जो कि यहां पर इन्वेस्ट करता है। तो क्लियर हुआ। डेफिनेशन क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट और पी नोट ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहां पर एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इशू करता है, मतलब कोई बैंक है वो देता है किसको, एक ओवरसीज इन्वेस्टर, मतलब जो बाहर विदेशी इन्वेस्टर है जो चाहता है इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उसको यहां पर वो नोट दिया जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट ये कहलाता है। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग यहां पर ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं, प्लस यहां पर वही जो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है वही यहां पर आगे एक्सप्लेन किया गया। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहां पर आप कहोगे फिर तो सेबी फिर क्या करेगा, अगर मान लो सेबी को पता चल गया कि भाई इसके पैसा है ये बैंक लगा रहा है, तो भाई ये जो बैंक है ना ये इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं करता, ये बात यहां पर सेबी तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो रजिस्टर है ना सेबी के साथ, तो यहां पर इसने इसको पैसा दिया, इसने पैसा यहां पे लगाया और लगाने का जो रिटर्न मिला उसको वापस से दे दिया। लेकिन जब पैसा लगा दिया तो यहां पर इस अमेरिकन इन्वेस्टर को पार्टिसिपेटरी नोट दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सेबी को कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब ये एफआईआई रिपोर्ट करता है सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है वो कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, इन्वेस्टर के बारे में कुछ नहीं बताता सेबी को। ध्यान रखना है ये यहां पर पार्टिसिपेटरी नोट के अंदर का सारा काम होता है। क्लियर हुआ। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर एक स्वेज कैनाल काफी चर्चा में रहता है और अभी काफी चर्चा में था, तो स्वेज कैनाल चर्चा में, तो स्वेज कैनाल की लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। स्वेज कैनाल क्या है, तो एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये इजिप्ट के पास देखने को मिलेगा, इजिप्ट के कंट्रोल में है। स्वेज कैनाल जो है ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करता है। जब आप देखोगे यहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, इधर एशिया हुआ, दोनों को अलग करता है यहां पर स्वेज कैनाल। तो एक टाइम पर इसको खोद के बनाया गया कैनाल, ताकि यहां पर जो जहाज हैं, जैसे मान लो भारत से जहाज आ रहा है तो इधर रेड सी से गुजरता हुआ यहां से निकलकर डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाए, इस वजह से यहां पर एक कैनाल बनाया गया था। तो ये चर्चा में क्यों है आखिरकार, तो ये तो हमने समझ लिया कि अफ्रीका और एशिया को यहां पर ये अलग करता है। दुनिया भर के 12% जो व्यापार होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस कनाल के माध्यम से निकलता है, क्योंकि इस कनाल के माध्यम से निकलने के बाद ऊपर हम यूरोपियन यूनियन, फिर उसके बाद लंदन वगैरह पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ। तो न्यूज में इसलिए था कि इजिप्ट ने यहां पर जो ट्रांजिट फीस है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है, यहां पर आप गुजरोगे तो यहां पर पैसा चार्ज किया जाता है, यहां पर पैसा कमाता है यहां पर इजिप्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है इसको 10% से बढ़ा दिया गया है, इसी वजह से चर्चा में है। तो स्वेज कैनाल क्या है ध्यान में रखना। क्लियर हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्वेज कैनाल है, इधर टर्की हुआ, इधर ये सारे स्ट्रेट हुए, इधर सी ऑफ मरमरा, ठीक है, यहाँ सी ऑफ मरमरा, उधर ब्लैक सी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर ऊपर जाओगे तो आपको इधर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अभी हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हुआ। ये आपको स्वेज कैनाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो इजिप्ट है इसने जो भी ट्रांजिट फीस, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं। आगे चलते हैं। तो खत्म हो गए हमारे सारे आर्टिकल। अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस को। आई होप आपने वीडियो अच्छे से सुना है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मजा आया है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है जो फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग है जिसके अंदर आपको 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, रेड येलो ग्रीन वाली, ध्यान रखना रेड येलो ग्रीन वाली। तो ये जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग है ये कौन सी तारीख को लहराया गया था, आप लोग को बताना है। कलकत्ता में इसको लहराया गया था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इन्होंने बताया कि हम जन औषधि दिवस को हर साल सेलिब्रेट करेंगे, कौन सी तारीख को, तो वो तारीख आपको बतानी है।
अगला क्वेश्चन, जो स्वेज कैनाल है ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, तो कौन से कॉन्टिनेंट को कौन से कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी कंट्री है जिसने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को साइन कर रखा है या मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को अभी एक्टिवेट कर दिया, तो उस कंट्री का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, 1963 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टर्की, मतलब चलो इसका आंसर आपको पता चल गया, यहां पर टर्की है। तो टर्की के पास कंट्रोल है दो स्टेट्स का, वो दोनों स्टेट कौन कौन से हैं, उन दोनों स्टेट्स के नाम बताना है, ठीक है। इन दोनों स्टेट्स को कंट्रोल करता है, यहां से जहाज निकलेगा नहीं निकलेगा वो टर्की के पास मतलब सारी पावर्स आ जाती हैं, वो इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंडर से। क्लियर हुआ? तो इन सभी के आंसर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो खुद यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करना और इसके आंसर्स यहाँ पर देने की कोशिश करना। अभी फटाफट हम लोग यहाँ पर एक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, जैसा डेली बेसिस पर करते हैं। एक रिवीजन में जो है ना हम लोग सारे आंसर्स भी देख पाएंगे कि क्या क्या आंसर थे। तो आते हैं यार, काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, लेकिन आपने देखा होगा 7-8 आर्टिकल डिस्कस करे हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाले हैं आपके लिए। तो पहले आर्टिकल में हमने रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की, हमने जाना यहाँ पर कि किस प्रकार से रिलेशन आज के टाइम पर भारत और रशिया के डिफेंस रिलेशन देखने को मिलते हैं, डील्स और एग्रीमेंट्स किस प्रकार से चलते हैं, यूक्रेन के साथ हमारी क्या क्या डील्स हैं, प्लस अभी क्या खतरा है हमारे ऊपर, सैंक्शंस का काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, भारत के पास क्या दूसरी चॉइस है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जाना इसके अंदर एक बदलाव हो रहा है, अब पॉलिस्टर का जो ये फ्लैग है इसको अलाउ कर दिया गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी इंपोर्टिंग को अलाउ किया गया। फ्लैग कोड 2002 क्या था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मैंने आपको बताया चेंजेस क्या हुए, प्लस ट्राई कलर को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके प्रति क्या क्या हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर इश्यूज डिस्कस किया कि आज के टाइम पर फ्लैग को लेकर क्या क्या परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। फिर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में हम लोगों ने जाना, यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने आप लोगों को कोणार्क सन टेम्पल की दिखाई। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी थी। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें कौन सा कलिंग आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में डिस्कशन किया। 7 मार्च को हम लोग यहाँ पर ये जन औषधि दिवस मनाएंगे हर साल। उसके बाद यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने जाना, काफ़ी डिटेल से समझा, इसका मूव क्या है, प्लस ये स्ट्रेट्स क्या हैं हम लोगों ने ये समझा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज़ को कवर किया, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में जाना, उसके बाद स्वेज कैनाल के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है और ये आंसर्स मिल चुके हैं। आंसर्स आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।